अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। अदालत ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को इस मामले के हल के लिए कह रही है, मगर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इत्तेहादी जमातों के वकला की इस्तेदा के बावजूद उनको नहीं सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज की इस अहम समाअत में इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना के मौक़िफ़ पर जजिस के अहम रिमार्क्स सामने आए। वहीं वजारत दिफा की दरखास्त को भी नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। वजारत दिफा ने सबसे पहले 8 फरवरी को यह मौक़िफ़ अपनाया कि वो इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इसके बाद 14 मार्च को सेक्रेटरी दिफा ने एक मरतबा फिर इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की। 4 अप्रैल के फैसले से पहले सेक्रेटरी दिफा ने अदालत से ये इस्तदा की कि उनको सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने की इजाज़त दी जाए, मगर अदालत ने उनकी ये इस्तदा भी नहीं सुनी। 7 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत का मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। उसके बाद 14 अप्रैल को पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में भी अस्करी क़यादत की तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आया। फिर पीर को DGISI इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस के अफसरान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से मुलाकात में भी अपना मौक़िफ़ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने रखा। इन सब अहम इवेंट्स के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद एस्टैब्लिशमेंट की वाज़ेह स्टैंडिंग के बाद इंतखाबात का ऊँट किसी एक करवट बैठ जाएगा, मगर आज 3 रुकनी बेंच के रिमार्क्स के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा सियासी, आइनी और अदालती बहरान थमेगा या इसमें मजीद इजाफा होगा? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अब्सार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे इस तरह से, सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हों तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लचक दिखाने को तैयार होगी? शहजाद साहब, आपके ख्याल में, क्योंकि ये मौक़िफ़ भी आया कि 14 मई तो फिक्स हो गई है, PTI का मौक़िफ़ था, पंजाब के इंतखाबात का फैसला हो गया, बाकी पर बातचीत हो सकती है, मगर जो आज हेयरिंग हुई और जो ये सारी सूरत हाल मैंने सामने रखी, आपके ख्याल में मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगी जमातें? PTI लचक दिखाएगी, बैठेगी अपने मुखालिफिन के साथ? अच्छा, पहली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में वो तो ये है, और हमें सबको मेरे ख्याल में इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारी जो अदालत उज़्मा है वो गुंजाइश ढूंढ रही है। वो ऑर्डर नहीं पास कर रही, वो हुक्म नहीं दे रही। जो हुक्म दे दिया है उससे हटने के लिए, कदम पीछे बैकफुट पे जाने के लिए, कदम पीछे हटाने के लिए वो गुंजाइश ढूंढ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये होगी, चाहे उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो ब्रीफिंग है उसका ताल्लुक है, चाहे इसका ताल्लुक है कि जो हमने ऑर्डर पास किया वो किसी तरफ लग नहीं रहा, कोई इसको मान नहीं रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा। उनके पास तो सिर्फ कानून की अखलाकी कुव्वत और ताकत है। उनके पास तोपें और बंदूकें तो नहीं है कि वो अपना किसी भी तरीके से अपना ऑर्डर मनवा सकते हैं। और जहाँ पे वो शायद अगर किसी को इस्तेमाल करके वो ताकत रियासत की ला सकते थे, वो रियासत भी लगता है कि ऐसी तरफ पे खड़ी है जहाँ पर के एक जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल कंसेंसस, यूनिवर्सल नहीं तो कम से कम एक साइड कंसेंसस ये कह रही है कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हमारी अदालत उज़्मा बंद गली में चली गई और रीडिंग सिचुएशन को बेहतर तौर पे रीड नहीं किया। ये नहीं देखा कि जिनको हमने कुछ कहना है उनकी मदद के लिए आएंगे वो किस तरफ खड़े हैं। इस वजह से मुश्किलात उनकी बढ़ गई। अच्छा, आइन यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं बता रहा। और अगर हमें देखा जाए, और दोनों साइड्स पे बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो 90 रोज की लिमिट है वो कितनी सख्त है, चले आप 90 से आगे चले गए। लेकिन साथ ही साथ ये आपका आइन भी कहता है, लेकिन साथ ही साथ आपका आइन ये भी कहता है कि जब आपके नेशनल इलेक्शंस होने हैं या कोई भी इलेक्शंस होने हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के नीचे होना चाहिए। तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर मामलात इस तरीके से होंगे तो फिर जो नेशनल इलेक्शन आएगा, या 2 असेंबलियों का तो चलें सेपरेट हो जाएगा बाद में भी, लेकिन जो नेशनल इलेक्शन आएगा उस पर किस तरीके से ये असरअंदाज होगा, ये हमारे आइन ने एनविजिज सोचा नहीं था। इसका हल कोई बताया नहीं। ये वो सुकम है हमारे आइन के अंदर जिनको रिमूव करने की जरूरत है। अगर कोई मुश्किलात और सोच के अंदर कोई मुश्किलात आ रही हैं या उसकी एप्लीकेशन में मुश्किलात आ रही हैं तो मेरा ख्याल है अमेंडमेंट्स के साथ उनको किया जाना चाहिए। देखिए, इस वक्त मेरे हिसाब से अदालत पेस सेविंग ढूंढ रही है। मेरे हिसाब से इमरान खान को भी बड़ी हद तक पेस सेविंग की जरूरत है, क्योंकि वो जहां पे खड़े हैं वो भी एक बंद गली है। अनफॉर्चुनेटली उनकी भी ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं।
पाकिस्तान को भी आज फेस सेविंग की जरूरत है और पाकिस्तान अर्जेंटली फेस सेविंग चाहता है। जिस मुश्किल में जिस जगह हम घिर गए हैं, जहां पर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, आपने देखा उसमें किस तरीके से इनको जोड़ा जाएगा, किस तरीके से बिठाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के हक में और सियासी निज़ाम के हक में बेहतर है कि किसी ना किसी तरीके से बैठ के, लेकिन उसके लिए चंद मेरी नज़र के अंदर ज़रूरियात है। पहली बात ये होनी चाहिए कि PTI के जो लोग मेंबर नेशनल असेंबली जो हैं उनको वापस आना चाहिए, ताकि जिस किस्म के सुकम निकल के सामने आए हैं उनको रिमूव किया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, अमेंडमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, जिसके लिए एक पेज पे आना बेइंतहा लाजमी है। ये वाज़ेह होना चाहिए कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होने जा रहे, और अगर नहीं होने जा रहे तो इसमें भला काम क्या हो सकता है? भला काम ये हो सकता है कि हम अब से लेके अक्टूबर तक का रास्ता जो है उसका मुतय्यन करें। बेशक वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के नीचे आएगा, और तो जरूर आएगा, और उस पर बहुत तकीद भी होगी। लेकिन जिस जगह आप आके खड़े हो गए, चाहे उसके अंदर आईनी सुकम थे, चाहे आपकी अपनी हट दरमियां और अनाएं थी, जिदें थी, या आपके अंदर जिस किस्म के ऑर्डर्स पास हुए उनका शायद एप्लीकेशन अप्लाई करना उनको पॉसिबल नहीं था। जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो फिर मुकामों को मुख्तलिफ रस्ते ढूंढने पड़ते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। ठीक है, ठीक है जी। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर आपको अपडेट भी कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को हुक्म दे दिया गया है कि 27 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन की दरखास्त थी एक साथ इंतखाबात की, उस दरखास्त को नाकाबिल समात करार दे दिया गया है। अब सार साहब, ऊपर मैंने कुछ तारीखों का जिक्र किया, जब दफा की साइड से 8 फरवरी, 14 मार्च, 4 अप्रैल, 14 अप्रैल के किसी तरीके से ब्रीफ कर दिया जाए कि सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है इस तारीख तक या इस वक्त से पहले देना। अफसरान से मुलाकातें रही हैं गुज़िश्ता दिनों में। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सबको बता दिया है, फैसला हो चुका है, पीछे नहीं हट सकते। वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि इंतखाब की तरफ बढ़ना है, या फिर एक गुंजाइश और फेस सेविंग की कोशिश है, क्या कहा जा सकता है? देखिए, नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है, मैं तो नहीं जानता। और जो कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्स आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग वाइब्स मैं कहूँगा इसको, जो आ रही हैं कोर्ट से, वो तो मुझे तो कोई उसमें सेहतमंदी नज़र नहीं आ रही कि एक तरफ आपने रिजेक्ट कर दी है वजारत दफ़ा की पिटीशन, दूसरी तरफ आप गुंजाइश निकालने की भी बात कर रहे हैं। गुंजाइश निकालने की बात पे जो शहजाद चौधरी साहब ने तजिया किया ना, पूरा तजिया, बल्कि सिर्फ गुंजाइश वाली बात पे नहीं, मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन हल है। और इस जो उन्होंने कह दिया ना अभी, वही सब कुछ है। ये अगर इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो बड़े ओहदों पर हैं, अगर वो ये बात सुन लें जो चौधरी साहब ने कही है, तो इससे बेहतर हाल मुमकिन नहीं है। और ये अगर नज़रिया ज़रूरत भी है तो ये वन टाइम होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस नहीं बनना चाहिए कि आइंदा भी ये इसी तरह के क्राइसिस को हम सामना करते रहें। और उसके लिए जो आइनी तरमीम की ज़रूरत है वो भी करें। लेकिन मेरा जो है ना, अभी मैं समझता हूँ ट्रस्ट इतना इस पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ जो बेंच। अब साहब वैसे कतई कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं वन टाइम नजरिया जरूरत होना चाहिए। 50 की दहाई में लिया गया नजरिया जरूरत तो आज तक हमें हॉन्ट कर रहा है, वो तो गया नहीं इस मुल्क से। तो इसका मतलब है गुंजाइश को मैं दूसरे लफ्जों में नजरिया जरूरत ही कहूँ, स्टिल प्रिवेल कर रहा है। आइन कहीं नहीं, कानून कहीं नहीं, नजरिया जरूरत जरूर है आज भी। नहीं, ये बात नहीं है, ये क्लीशे है जो आप बात कर रही है ना, आपने ये बात, और भी लोग ये बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे, ये क्लीशे है, ये पुरानी सोच है। वो जो नज़रिया ज़रूरत 50s का था ना, वो मार्शल लगा और आपने मार्शल को तहफ़्फ़ुज़ दिया। यहाँ पे एक ऐसा सुकम है आइन में, आइन उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा आपको, और दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, जैसा कि शहजाद चौधरी साहब ने कहा। अब इस तरह की सिचुएशन से निकलना तो है ना, पूरे मुल्क ने निकलना है, पूरी कौम फंसी हुई है, सब जानते हैं, फंसे हुए हैं। वो जब मार्शल लगा था उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी, ये सिचुएशन डिफरेंट है, ये एक आइनी सुकम है, और उसमें से निकलना तो है ना, तो कहीं ना कहीं तो हाथ मिलाने पड़ेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि जजेस हजरात से मेरी अपील ये है, मुअज़्ज़िज़ जजेस से, कि जो वो तलकीन और वाज दे रहे हैं सियासतदानों को कि आपस में बैठें बात करें, वो खुदारा अपने ऊपर भी वो लागू करें उसको, वो खुद भी बैठें और आपस में बात करें। ये तो मुनासिब नहीं है ना कि जनरल बाजवा साहब ने कहा ये 2 जजेस ले आएँ, चीफ जस्टिस को कहा कि आप ये दो जजेस ले आएँ तो मामला ठंडे हो जाएंगे, और उन्होंने एग्री कर लिया, और हुकूमत ने भी एग्री कर लिया कि चलें ये 2 जजेस आ जाएंगे तो मामला ठंडे हो जाएंगे। इस तरह का जो मुकमका है ना दरवाज़ों के पीछे, और ये जो अदालत कहती है कि अगर आप हमारे लिए ये काम कर देंगे तो हम आपके लिए ये काम, ये गुंजाइश निकाल लेंगे या ये आपको सहूलत दे देंगे, ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है, ये बदयानती है जजेस के
कुर्सी पे बैठ के, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, जो कानून कहते हैं वो करें। अगर कानून यहाँ पे आके हम बंद गली में पहुँच गए हैं तो उसका तरीका यही है कि बातचीत हो, सियासतदानों में भी और जजेस में भी हो और इस्टेब्लिशमेंट में भी हो, बैठ के कहें कि जी इस दफ़ा यहाँ से, वो गाँव में आपने देखा होगा गारे में ट्रैक्टर या गड्ढा फंस जाता है तो उस वक्त फिर नजरिया ज़रूरत के तहत उसको निकाला जाता है। उसको टेक्नोलॉजीज या साइंस से नहीं निकाला जाता, सब मिलकर धक्का लगाते हैं तो वो निकलता है। हम गारे में फंसे हुए हैं तो पीटीआई बैठ जाएगी और ये सबको पता है कि हम फंसे हुए हैं। पीटीआई बैठ जाएगी, बैठना चाहिए। अगर देखें, मैं ऐसी बात कहता नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन मुझे इजाज़त दे मैं ये बात कह दूँ कि अगर इमरान खान साहब को इस मुल्क से मोहब्बत है और उनका दिल इस मुल्क के साथ धड़कता है तो उन्हें इस वक्त अपनी अनाज छोड़ के चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े थोड़ी देर के लिए, ये करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन अगर उन्हें मोहब्बत मुल्क से नहीं है, आवाम से नहीं है, सिर्फ अपने इक़्तिदार से है, तो फिर वो जो मर्जी करते रहें। सर, मुल्क से मोहब्बत तो सबको है यकीनी तौर पर। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, उसको यहाँ पे तशरीह भी उसकी हुई हमारे प्रोग्राम में, कि आया एक वक्त का नजरिया ज़रूर ठीक है जब रास्ता नज़र नहीं आ रहा और सबको बैठ जाना चाहिए। अदालत एक 1 मार्च का फैसला था जिसके बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी, एक 4 अप्रैल का इलेक्शन की तारीख दे दी गई थी। उन फैसलों का, दोनों का जो रद्द-ए-अमल रहा अब तक का, मतलब अदालत अपने पॉइंट पर और तमाम पार्टीज अपने अपने पॉइंट पर हैं, क्या उस तमाम रद्द-ए-अमल के बायस अब लचक दिखाई जा रही है अदालत की जानिब से? जो मेरी समझ है उसमें नजरिया ज़रूरत का मतलब ये है कि आईनी अदालत आइन की तशरीह, आइन के अल्फाज, आइन की रूह के मुताबिक ना करे, बल्कि जो वो समझती है कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसके मुताबिक तशरीह करें। आइन से हट जाए किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, इसको कहते हैं नज़रिया ज़रूरत। लेकिन अगर पार्लिमान कोई कानून साजी करती है, आइन में तरमीम करती है, तो वो नज़रिया ज़रूरत नहीं कहलाता, चाहे वो ज़रूरत के तहत ही क्यों ना हो, क्योंकि आइन साजी, कानून साजी, तरामीम ज़रूरत के तहत ही की जाती हैं। ये पार्लियामेंट का हक़ है, जब पार्लियामेंट करती है तो वो नज़रिया ज़रूरत नहीं होता। लेकिन जब अदालत करती है तो उस वक्त वो नज़रिया ज़रूरत कहलाता है, क्योंकि अदालत को ये हक़ नहीं है कि वो आइन से हटे। वो आइन जो बनाया जाता है पार्लियामान के अंदर, अगर आज जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में वो नज़रिया ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या है? एक तो मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान को एक सुप्रीम पंचायत ऑफ पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि पंचायत का काम भी मुसलसल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को करना पड़ रहा है। कहा गया, जो आज आपने पूछा, कि सियासी जमातें मुत्तफ़िक हों तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अब इसका क्या मफ़हूम है? मतलब पीडीएम अगर पीटीआई से मुफ़ाहमत कर ले, एक पेज पर आ जाए, पीटीआई की शराइत मान ले, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन की तशरीह बदल सकती है। जो फ़ैसला किया गया वो बदल सकता है, फ़ैसला आईनी है। लेकिन अगर ये मिल जाए, और मिल जाने का मतलब तो ज़ाहिर है यही है ना कि हुकूमत अपोजिशन के साथ अग्री करे, जो करना चाहिए, सियासी तौर पे करना चाहिए जी। मैं तो इत्तफाक करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, आइन के हवाले से, और अदालत में जो कुछ हुआ कि ये मान जाए अगर, तो फिर आइन में तब्दीली हो सकती है। ये नज़रिया ज़रूरत के सिवा और क्या है? फिर 90 दिन किधर जाएंगे? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ 90 दिन के आगे गुंजाइश नहीं है, 90 दिन के अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम आइन की तशरीह करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हरगिज़ काम ये नहीं है कि स्टेट बैंक से पैसे निकलवाए, वो काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का काम संभाल ले, ये काम नहीं है कि वो कानून साजी जो पार्लियामेंट में हो रही है उसके अंदर घुस जाए। ये कानून नहीं है कि चंद जो छोटा सा बेंच तमाम फैसले करना शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुसीबत में अपने ज़ैगम साहब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये डिस्कस होती रही, मगर अभी इस वक्त जब वो कह रहे हैं कि बैठ जाएं और लचक दिखाएं, तो हम भी लचक दिखाने को तैयार हैं। पीटीआई बैठ जाएगी क्या? पीडीएम के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाजें जो नहीं बैठना चाह रहे, इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं कर रहे, और अगर इन सबको बैठना है तो अपने अक्लो शऊर फहम को इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं बैठ जाते? किसी थर्ड इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है इन पॉलिटिकल पार्टीज को बैठने के लिए? अब बिल्कुल दुरुस्त कह रही कि जब सियासी मसला है तो वो सियासी डोमेन में हल होना चाहिए, ना अदालत को भाग भाग के उसे पकड़ना चाहिए और ना इन्हें उठा के अदालत में फेंकना चाहिए। सियासी मसला सियासी डोमेन में, सियासी जमातों के दरमियान में, पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए।
कुछ मस्बत पेशरफ्त में नज़र आ रही है। आज ही फवाद चौधरी साहब ने भी दोबारा कहा कि रूल्स ऑफ द गेम पे बात होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए, इलेक्शन के बारे में चीज़ें तय होनी चाहिए। हुकूमत के अंदर आपको एक लॉबी उभरती हुई नज़र आ रही है जो मुफाहिमत की तरफ जाना चाह रही है। बिलावल भुट्टो एक बड़ी मजबूत आवाज़, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को मना लेगी सर? मेरा ख्याल है मना लेगी। अगर नहीं मानते तो फिर असर्ट करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मौलाना साहब पाकिस्तान तो इस तरह फिर नहीं चल सकता, इस जिद में तो नहीं चल सकता। आपकी और इमरान खान की नफरत में हम पूरे पाकिस्तान को तो दाव पे नहीं लगा सकते, और हम भी बतौर पाकिस्तान। और ज़ैगम साहब, क्या पीटीआई गैर मशरूत तौर पर जिन्हें चोर डाकू कहती थी उनके साथ बैठने को तैयार हो जाएगी? ये जो आपका सवाल है ये बहुत ही बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो 21वीं पॉपुलिस्ट हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं जिन्होंने कभी अपना रवैया बदला हो। आप कभी भी नरेंद्र मोदी से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो मनमोहन सिंह बन जाएगा। आप डोनाल्ड ट्रंप से ये कभी तवक्को नहीं कर सकते कि वो बिल क्लिंटन बन जाएगा। ये लोग नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको साथ बात करनी होगी, गुंजाइश निकालनी होगी। आप उनके जमहूरी हक नहीं छीन सकते, आप इलेक्शन को नहीं रोक सकते। आप इस प्रोसेस से गुजर कर ही पाकिस्तान को पटड़ी पर वापस ला सकते हैं। इसलिए आपको दरवाजे वैलिड पॉइंट्स, और इमरान खान साहब को भी उनके साथियों को दरवाजे खोलने होंगे। आया इमरान खान साहब खोलेंगे या नहीं? और साथ ही साथ जो पीडीएम के अंदर से आवाजें हैं, क्या वाकई सख्त मुखालिफ हैं मौलाना, या फिर गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है? इसार साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू थी इस सवाल पर, सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस, क्या पीटीआई लचक दिखाने को तैयार होगी? दीगर पैनलिस्ट ने राय दी। इसार साहब रहते थे। इसार साहब, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान जो कि सख्त रवैया अपनाए हुए, उनको मनाने के लिए भी गए हैं। क्या पीडीएम गुड कॉप बैड कॉप, यानी कि हुकूमती इत्तेहाद, पीडीएम तो नहीं, गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है? बैठ जाएंगे ये मुखालिफिन एक दूसरे के साथ? देखिए, एक तो मैं एक चीज़ अर्ज करना चाह रहा था कि जो आइन है ना, ये 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 होता है। अच्छा। 1 दूनी दूनी 2 दूनी 3.5 नहीं होता। ये इसमें इफ एंड बट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आइन सीधा साफ बात करता है। दुनिया में आज तक जितने भी कत्ल हुए ना, वो नज़रिया ज़रूरत के तहत ही हुए। हर शख्स के पास एक नज़रिया ज़रूरत था जिसके तहत उसने सामने वाले को कत्ल किया। और मैं समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में आइन के अंदर नज़रिया ज़रूरत पैदा होता है, दरअसल आइन को कत्ल करने की साजिश होती है। अगर अब भी आप नज़रिया ज़रूरत निकालेंगे तो आप आने वाले दिनों में एक नई गुंजाइश पैदा करेंगे नज़रिया ज़रूरत की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, ये सवाल ज़रा डिफरेंट है कि आज उसने जो लचक दिखाई वो क्यों दिखाई जी। देखें, हर शख्स को इज़्ज़त प्यारी होती है और हर शख्स अपनी इज़्ज़त के लिए बड़ा टची होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करे? अगर अभी जैगम भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, उसका ये काम नहीं है कि वो स्टेट बैंक की तरफ घुसे या उसके, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। लेकिन ये बताएं कि जब वो आइन की तशरीह कर देते हैं तो उस तशरीह पे अमल किसने कराना है? अगर तमाम इदारे और तमाम बेनिफिशरीज जो हैं वो एक साइड पे खड़े होकर कहेंगे जी तो आप तशरीह करें या जो भी करें, हम नहीं मानते, और वफूद की शक्ल में जाके आप उन्हें ये कहें कि नहीं आप ये वाली बात इस तरह करें, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? मुझे अच्छी तरह याद है कि अनोखी का झारे से कुश्ती थी। अनोखी को फील हो गया कि झारा तगड़ा नहीं ढा सकता, तो अनोखी ने ये किया कि उसका हाथ ऊंचा करके उन्होंने कहा तू पलवान है, कह के अखाड़े से चला गया। बाद में अनोखी से किसी ने पूछा कि तुम हारे तो नहीं थे, तुमने हाथ क्यों खड़ा किया? उसने कहा हाँ मुझे पता था मैं हारा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जीत भी नहीं सकता। और इन हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता है कि वो एक साइड पे खड़े हो गए। बिल्कुल सही है, वो बंद गली के अंदर चले गए क्योंकि चारों तरफ से बंद गली में चले गए। ऊपर शहजाद साहब ने एक बात की थी, अदालत भी अपने लिए फेस सेविंग ढूंढ रही है, शायद पीटीआई जो ओवर रीच की बात की जाती है, आज खुद नोटिस से लेकर मुतनाज़े बेंच से होते हुए मामला जाए, सियासी मामला थे, सियासी ग्राउंड पर सियासी मामला थे, तो सियासी मामला का कहीं ना कहीं तो हल निकलना होता है। जब आप मान ही नहीं रहे किसी को, तो किसी ने तो आइन की तशरीह देनी है। 90 दिन अगर आइन कहता है इंतखाबात कराएं, सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को तस्लीम नहीं कर रहे, मतलब हम यहाँ से आगाज करें, यहाँ से करें। अगर तो ये पता चल जाए, जैसे भी आपने भी एक मिसाल दी कि अगर खिलाड़ी एक ग्राउंड में उतरे हैं और उनको अपनी कारकर्दगी से एक दूसरे को शिकस्त देनी है, मगर वो कारकर्दगी से शिकस्त देने की बजाय कोई एक टीम बाहर बैठे किसी सपोर्ट पर रिलाय कर रही हो कि मुझे तो वो सपोर्ट मिलेगी तो मुझे जीत मिल जाएगी, तो फिर वो कभी खिलाड़ी आपस में अपने किरदार के मुतालिक नहीं खेलेंगे, अपना किरदार लेकर। और वो क्लियर हो गया ना कि अगर एक खिलाड़ी ये चाह रहा है और उसके पीछे बाकी सब खड़े हो गए, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि वो इसलिए अकड़ा हुआ है, अदरवाइज उनकी क्या वो है। और फिर आ जाए मौलाना फजलुर रहमान की तरफ, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है, ये वाकई वो मुखालिफ है। अब मुझे एक बात का जवाब दें कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते और वो कहते हैं कि इमरान खान सियासी जमात नहीं है,
तो ये जो करोड़ों लोग जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए, इसका मतलब है कि वो बेवकूफ है, उनको नहीं पता किसी बात का। आपको एक सीट लेके और आपको पूरे पाकिस्तान का इख्तियार मिल गया कि आप फैसले करेंगे कि एक बंदा जिसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट पड़े वो तो गैर अहम है, और एक बंदा जो हर जगह से हार गया वो बहुत अहम है। ये पाकिस्तान के अंदर जो ब्लैक मेलिंग है ना, ये जो सियासी कब्जा ग्रुप बैठे हुए और जो जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को ऐसे पंजे गाड़ लिए कि वो कहीं नहीं हिल सकते, इनसे भी पीछे हटना चाहिए। नहीं, बिलावल भुट्टो एक संजीदा कोशिश कर रहे, मैं आई अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो। उन्होंने कल भी वजीर आजम के इजलास में जब ये सब लोग कह रहे थे कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जब तक सियासी जमातें दरवाजे खोलेंगी नहीं तब तक पाकिस्तान जमहूरी रवैया अपनाया जो पीपल्स पार्टी का जोर रहता है। शहजाद साहब गालिबन कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 2 दूनी 4 आइन अगर होता ना तो इसमें कभी अमेंडमेंट की गुंजाइश ना होती, क्योंकि ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली अपने हालात के मुताबिक आपको अमेंडमेंट्स के थ्रू, जो कि पार्लियामेंट का काम है, अमेंडमेंट करें ना सर, नहीं तो अमेंडमेंट करें ना, अमेंडमेंट कर लें आप, नहीं अपडेट करें, अमेंडमेंट करें, लेकिन अपने तौर पे फैसला ना करें ना। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देता है तो उस डॉक्यूमेंट पे देता है जो अपनी एग्जिस्टिंग हालत के अंदर है। वो ये जो मसाइल आ गए हैं उसको मद्देनजर नहीं रखता। नहीं कर सकता। मैं अपनी तौर पे समझता हूं कि कानून कभी अंधा नहीं हो सकता, कानून को देखना पड़ता है, मामलात को देखना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है। बहरहाल वो एक लंबी बहस है, वो इसका हमारा हिस्सा नहीं है इस वक्त। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मुझे भी इजाजत दीजिएगा। ठीक है जी, आगे जी जैगम साहब कहिए। देखिए, आइन की तशरीह करना आला अदालतों का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का काम है, किसी और का काम नहीं है। और जब वो आइन की तशरीह कर दें और जिसने आइन शिकनी की हो उसको ना माने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, भुगतने पड़ते हैं। ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो एज सुप्रीम कोर्ट एक्ट करे, स्मॉल बेंचेस के तौर पे एक्ट ना करे, अपने आप को मशकूक ना बनाए। दूसरी आईनी अदालत का जो चलता हुआ केस है उसको 184 के 3 के तहत ना उचके, ये ना नजर आए कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म से निकलकर पॉलिटिकल एक्टिविज्म के डोमेन में चली गई है। तो फिर आप देखेंगे कितनी ठीक हो गया सर। एक चीज सॉरी मुझे ऐड करनी बिल्कुल। मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वो इतनी ताकतवर है कि मर्द को औरत और औरत को मर्द डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन उसने आज तक ऐसा किया नहीं है। ये याद रखने वाली बात है। दूसरा, वहां पर कोई सुप्रीम कोर्ट 2009 तक नहीं था, 2009 में सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक, तो इसलिए पार्लियामेंट को भी अपना काम जिम्मेदारी से करना है, और अगर वो अपना काम ठीक कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट की उनका हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। उनका तो आइन लिखा हुआ भी नहीं है और उसके बावजूद वो उस आइन का इतना एहतराम करते हैं। उनका हमारा तो जोड़ ही कोई नहीं है। चलें जी, हमारा जोड़ वैसे कहीं भी गई। दूसरे अहम मामले की जानिब आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब में आईने पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर खिताब किया। इज्जत माब जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्की आइन और तारीख के कई सियाह अबवाब पर इजहार भी किया और कई अहम आइनी मामलात पर रहनुमाई भी की। जस्टिस ईसा ने तस्लीम किया कि 1971 में मुल्क टूटने की बड़ी वजह अदालती फैसला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक वोट से सजाए मौत दे दी गई। अगर तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखना होगा। 1958, 1977, 1993 और 1999 में भी तारीख पुकारती रही कि सीखो। तारीख हमें और कितनी बार सिखाएगी। आइन में आर्टिकल 58(2)B की शिक डाली कि जब दिल करे मुंतखब हुकूमत को बरतरफ कर सके। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह किया कि आइन में 184(3) का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सो मोटो का नहीं। आर्टिकल 184(3) की शिक मजलूमों के लिए रखी गई थी। 184(3) को किसी फर्द को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाजिम है कि इस शिक को इस्तेमाल में लाते हुए फूंक फूंक कर कदम उठाया जाए। मेरी राय के मुताबिक 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। अगर फैसला गलत है तो गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का फैसला हो। नंबर गेम से झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। सबसे बुरी चीज तकब्बुर और उसके बाद अना है। आप किसी ओहदे पर बैठे हैं तो अना नहीं होनी चाहिए। जो आज गुफ्तगू की आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने, इसी मामले पर एक सवाल हमने तरतीब दिया है आप लोगों के लिए। सवाल इस तरह से है, जस्टिस काजी फायज ईसा का सियासी नौयत के सवालात के जवाब देने से गुरेज, क्या मौजूदा सूरत हाल में आर्टिकल 184 और चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर राय देने से भी इज्तिनाब करना चाहिए था? अबसार साहब।
मेरा नहीं ख्याल उन्हें इज्तनाब करना चाहिए था, उन्होंने ठीक किया क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, आइन का और कानून का मामला है और उस पर वो खुल के पहले भी डिसीजन दे चुके हैं काजी फायज़ ईसा साहब इस बात पे, तो क्यों नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अगर सियासी मामला पे उन्होंने राय नहीं दी और अदालती मामला पे दी है। यही तो हम सुनना चाहते हैं कि हमारे जजेस सोचते क्या। और उसमें जो आज सेमिनार हुआ है उसमें जो अमेरिकन जजेस की वो एग्जांपल दी और उन्होंने वीडियोस भी दिखाई हैं, उसमें यही बात आ रही है कि जजेस का मुकालमा आपस में भी पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जजेस क्या सोचते हैं और उनसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए। ये इन अ वे इट्स अ सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी एज वेल कि काजी फायज़ ईसा साहब को भी आज पता चला होगा कि लोगों के जहन में क्या क्या सवालात हैं उनके बारे में या अदालती कंडक्ट के बारे में। तो ये फर्स्ट हैंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन एक अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ काजी फायज़ ईसा साहब ने उसका जवाब दे के अच्छा किया और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है। उस पर मेरा नहीं ख्याल के ऑब्जेक्शन। मगर अफसार साहब, जब ऑलरेडी आला अदालत के अंदर इतनी तकसीम मौजूद है इस मामले को लेकर, इसके ऊपर फैसला एक जज का मौजूद है, इसी के ऊपर बहस मुबाहिसा आला अदालत के जजेस के अंदर चल रहा है, मुनासिब नहीं कि पब्लिक फोरम को उस इशू को वो बाद में भी कभी एड्रेस कर सकते हैं। पहले अदालत के अंदर जज ब्रदर्स आपने आपस में इस मामले को सॉर्टेड आउट करें, ना कि उसको पब्लिक प्लेस पे पहले उसके ऊपर बात की जाए। कि कई सालों से मैं काजी फायज़ ईसा साहब को सुन रहा हूँ, वो कई सालों से ये बात कर रहे हैं अंदर अदालत के फोरम्स पे, क्या निकला नतीजा? कुछ भी नहीं निकला। तो इसीलिए पब्लिक में आई ये बात उस वक्त है जब अंदर नाकामी हो चुकी है। और मेरा ख्याल है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बात होनी चाहिए। ये जो है ना कि घर की बात घर के अंदर है, ये घर अदालत घर नहीं है। घर है तो ये अवाम और पूरा मुल्क ये घर है और ये बात सबके सामने जहाँ पे बंद कमरों में बात होगी। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसमें समझता हूँ कि बात खुल के होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना गवर्नेंस में और स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, उससे फ़ायदा होता है कौम को भी, मुल्क को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी और ऑटोमेटिकली एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अगर सरकारी ओहदों पर बैठे हुए लोगों से सवालात पूछे जाएं और उनको जवाब देने पड़े तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा और सुलझा हुआ तरीका है। ये होना चाहिए बजाय इसके मैं यहाँ बैठ के कमेंट्स करता रहूँ। आज हमने काजी साहब को सुना है, कल हम किसी और जज को भी सुन लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि सही जो राय हमने बनानी होगी बना लेंगे। ठीक है जी। ज़ैगम साहब, आपका ओपिनियन, जहां सियासी नौयत के सवालों से गुरेज किया, वहां एक ऐसा मामला जो खुद आला अदलिया के अंदर अभी जिसके तय होने के ऊपर बात हो रही है, गुरेज करना चाहिए था। साथ ही एक जुमला उन्होंने कहा, तारीख पुकारती रही कि सीखो। क्या मुस्तकबिल में कोई तारीख से सीखने को तैयार होगा? तारीख पुकारती रहेगी। जिस रवैये पर जस्टिस फायज़ ईसा तनकीद कर रहे थे, उस रवैये की कीमत हमारी नस्लों ने देनी है। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। 2006 में इफ्तिखार चौधरी साहब ने स्टील बिल की प्राइवेटाइजेशन रोक दी। उस फैसले के बाद से अब तक स्टील मिल 400 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। पता है 400 अरब कितना होता है? पाकिस्तान का 1 साल का आला तालीम का कुल बजट 100 अरब है और पाकिस्तान वो नहीं दे पा रहा। पिछले कई सालों में ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को तनख्वाह का इंतज़ार करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ने उनकी तनख्वाहें कम कर दी हैं 30% महंगाई के बावजूद। फिर रेकोर्डिक केस, $6 बिलियन 1500 अरब रुपए का नुकसान। हुकूमत दावा करती है कि हमने मना लिया, बिल्कुल नहीं मनाया। आपने इनडायरेक्ट रियायत के ज़रिए उनको वो पैसे दिए हैं इस गरीब मुल्क के। ये किया है पाकिस्तान के साथ सुओ मोटो ने, क्योंकि एक आदमी देवता बन बैठता है, ख़ुद को अक्ल कुल समझ लेता है, जो चीज़ें उसकी डोमेन में नहीं होती उनको वो उठा लेता है। और काजी फायज़ ईसा साहब वो बात कह रहे हैं जो अपने फ़ैसले में वो लिख चुके हैं। उनके ख़्याल में ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनके नज़दीक ये बहुत ही अहम बात है, सेंट्रल बात है, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में है। और उन्होंने बताया कि जो 184 जो पूरा 184 का आर्टिकल है, जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसका टाइटल है, आप उसको देखें, उसकी हर क्लास जो शुरू होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शुरू होती है कि ये हक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट है पूरी सुप्रीम कोर्ट, और उसको ले लिया एक फ़र्द ने। और सिर्फ काजी फायज़ ईसा इस पर बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की पूरी लीगल कम्युनिटी इस पर बात कर रही है, बार काउंसिल्स इस पर बात कर रही हैं, वो इस पर हड़तालें कर रही हैं, इस पर शोर मचा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपस में तकसीम है। इसमें रुकावट कौन होता है? जो इस अख्तियार को एंजॉय कर रहा होता है। और काजी फायज़ ईसा ने भी चंद माह के बाद
इस अख्तियार को एंजॉय करना है, लेकिन वो नहीं करना चाहते। ये उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है कि वो अक्ल कुल नहीं बनना चाहते, वो मुतले कुल नहीं बनना चाहते, वो अख्तियारात एक शख्स के इदारे को लौटाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा शगुन है। ठीक है, एक चीज आयशा, मैं इसार साहब, जहाँ पर ज़ैगम साहब कंक्लूड कर, जी अफसार साहब मुख्तसर कहिएगा। हाँ मुख्तसर, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला वो भी तारीख है, नवाज शरीफ का अकामा का फैसला वो भी तारीख है, PKLI आपके शहर लाहौर में इतना बड़ा वो हॉस्पिटल बन रहा था, जस्टिस साकिब निसार ने सिर्फ अपने भाई की तैनाती के लिए और उसका कमीशन बचाने के लिए तबाह कर दिया उस इदारे को। और महमूद भट्टी वाला केस साकिब निसार ने कैसे उसको हैंडल किया। इन तरह के वाक़यात जब होते हैं ना, तो बाहर से इन्वेस्टर कौन है, पाकिस्तानी वापस कैसे आए अपना पैसा लेके, जब उनके साथ यहाँ पे ये सलूक होता है। वैलिड पॉइंट है सर, ये तो हमें खुद अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करना होगी। ठीक है, इसार साहब, जैसे ज़ैगम साहब कंक्लूड कर रहे थे कि आने वाला चीफ जस्टिस उस इख्तियार की बात कर रहा है जो इख्तियार पूरा उसका, और चंद माह बाद उसी ने उस इख्तियार को यूटिलाइज करना है। आपके ख्याल में उनको राय देनी चाहिए थी? उनकी राय है कि वो फैसले में सब कुछ कह चुके हैं, वो दे सकते थे। देखिए, अल्लाह करे कि काजी साहब चीफ जस्टिस बने, मेरी दुआएं साथ हैं। लेकिन मैंने मतलब बने लेकिन मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे बनतों को उससे पहले पता नहीं क्या क्या होते देखा है। अच्छा, तो आप ऐसा भी कुछ देख रहे हैं? आने वाला वक्त आपको बता देगा इस बात को। और दूसरी चीज़ ये कि शहजाद साहब ने जो कहा था कि कानून जो है अंधा नहीं होता, तो शहजाद भाई, कानून किसी का काना भी नहीं होता, वो अपने फैसले खुद करता है। अगर वो अंधा नहीं होता तो उसे देखना भी आता होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका सवाल है बड़ा दिलचस्प है कि काजी साहब ने सियासी नोयत के सवालों के जवाब देने से गुरेज किया, लेकिन इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा कि उन्होंने जो बातें की वो तो सारी सियासी थी। अच्छा। उसमें कौन सी बात गैर सियासी थी? और फिर मैंने तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं ज़ैगम भाई की तरह इतना अकेडमिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि जो जजेस होते हैं वो सोसाइटी से ज़रा फासला रखते हैं। वो सियासी रहनुमा की तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके तकरीरें नहीं करते, वो जो बोलते हैं वो अपने फैसले के अंदर बोलते हैं। उन्होंने जो बोलना होता है वो अपने फैसले के अंदर बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। उनकी वजह से पार्लियामेंट जो ये है सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बढ़ी है, उनकी ये पिछली 2 तकरीरों से भी तकसीम बढ़ी। और आज की जो ये तकरीब थी, ये वो 50 जो नामवर वुकला थे उनके अखट का जवाब था, जवाबा गज़ल था, और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा वो सारा कुछ सियासी था, और इससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आम आदमी का जो एतमाद है मजीद कम हुआ है। जी शहजाद साहब, यो से मामूली हालात के अंदर गैर मामूली मामलात हो जाया करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो हाल है, और इसमें ख़ास तौर पर कुछ आवाज़ें ऐसी और तवाना आवाज़ें ऐसी हैं जो कि किसी तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे एग्री नहीं करती, और वो आवाज़ें उठी हैं, बेंच के अंदर से उठी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठी हैं। और उससे हट के 184(3) सिर्फ काजी फायज ईसा ने नहीं उठाया। 184(3) का जो मामला है, ये हमारी जो जुडिशल फ्रेटर्निटी है, जो कि ये वकला हैं, बार काउंसिल्स हैं, बाकी जगह हैं, वहाँ पर बार बार इसके ऊपर ऑप-एड पीसेस लिखे गए, अखबारात के अंदर कॉलम लिखे गए इसके ऊपर। और जब इतना कुछ डिस्कस होता है तो इसका मतलब है कि वो एक इशू ऐसा है जिसको कि रिजॉल्व होना चाहिए, जिसको हल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर काजी फायज ईसा साहब ने 184(3) के ऊपर अपनी बात की है तो बिल्कुल ठीक किया मेरे हिसाब से। कोई और वो जिस तरह कह रहे हैं सब के भाई उन्होंने लिखा भी है, ऑर्डर भी पास किया। लेकिन एक दूसरी बात, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, और उसमें कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे, उनके इख्तियारात के बारे में अगर इनके पास कुछ सवालात थे, और इनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं, इसमें वो भी हमें पता चल चुका है, बेहतर होता है कि आप अपने घर के अंदर बैठ के उन मामलात को हल करें। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपने मिलके एक एंटिटी की तरह, एक बेंच की तरह चलना है, तो सबसे पहले तो आपको एक दूसरे के इखलाकी जो कदर है उसका ख्याल करना चाहिए ना। अगर आप किसी का किसी तौर पे भी तमाशा बनाते हैं या बनते हैं, और ख़ास तौर पर फिर वो सियासी तनाज़ुर में फीड हो जाता है, सियासी बहस का हिस्सा बन जाता है, तो फिर आपकी अपनी पोजीशन भी उसमें काफी कमजोर हो जाती है। मेरा ख्याल है इसको अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन 184(3) पे उनकी बातचीत जो है बिल्कुल ठीक है, और उसके अलावा भी बातें करनी चाहिए थी। 184(3) पे क्यों, ये जो सुकम उठे हैं इनके ऊपर बहस क्यों नहीं की उन्होंने? ये जो 90 डेज का मामला है इस पे बात क्यों नहीं की? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट्स का क्या बनेगा? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इंतखाबात इंटरिम गवर्नमेंट्स के नीचे जरूरी नहीं है कि उनके नीचे हो, हमें कानून को तब्दील करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। दुरुस्त, कुछ अवॉइड किए सवालों जो अब ठीक है जी। अफसार साहब मुख्तसरन कहिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि काजी फायज़ ईसा साहब अभी चीफ जस्टिस बने नहीं हैं और हम अजम्पशंस पे उन पे तनकीद शुरू कर देंगे, वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और वैसे भी ये कोई बने हुए चीफ जस्टिसों को माफ़ नहीं कर रहे भाई हम तो। जजेस के फैसले मुझे पहले मुकम्मल कर लेने दें, फिर आप बात कर लीजिएगा कि गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है कि जी जजेस के फैसले बोलते हैं। और ये सिर्फ काजी साहब के वक्त याद आया है कि जजेस के फैसले बोलते हैं। पिछले जो जजेस चीफ जस्टिस जो जितने आए हैं वो क्या क्या बोलते रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके बर्तन खड़काते रहे हैं, शेख रशीद की इलेक्शन मुहिम वो चलाते रहे हैं, उस वक्त फैसले क्यों नहीं बोल रहे थे। और तीसरी बात ये है कि जो मैं आखिरी बात अगर मुझे आप इजाज़त दे दें, काजी साहब का जो किरदार है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको पिछले 4 साल से कोशिश कर रही है जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट और साबिका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के डाल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट से, उनको चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए। वो पब्लिक में नहीं चीज़ें लेके आए, वो ग्रुप जो ताकत में भी था और फिर भी वो अखलाकी मैयार पे पूरा नहीं उतरा और उन्होंने कोशिश पूरी की कि काजी फायज़ ईसा को निकलवा दिया जाए। तो उनका पहले ठीक है अफसार साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपने मेहमानों की राय जानी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।